क्या आप भी क्लास 12th का स्टूडेंट है और 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और अपनी तैयारी को लेकर परेशान हैं? अभी तक अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाए हैं और आपको डर लग रहा है कि एक बेहतर अंक आएगा या नहीं आएगा, तो मेरे दोस्त चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। और जब तक आपका दोस्त, आपका भाई आपके साथ है तो आपको एक बेहतर अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं मानता हूं कि अब से आपके पास बहुत ही कम और लिमिटेड समय बचा हुआ है, पर अपने आप को इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकाना है। बस आपको मात्र दो चीज़ पे फोकस करना है। पहला जो है क्वेश्चन बैंक और दूसरा क्या है, मॉडल पेपर। क्या? क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर, मात्र दो चीज़ पे फोकस करना है, दो चीज़ को ही पढ़ना है। यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 90 से 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर को कंप्लीट कीजिए। आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो मॉडल पेपर हिंदी का सेट 1 है। क्या? सेट 1 है, उसका 100 ऑब्जेक्टिव का आज विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्या? 100 ऑब्जेक्टिव का आज विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करने वाले हैं और ऐसा ही प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, क्या है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। क्या? यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? क्या? गांव के घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गांव के घर शीर्षक कविता के कवि ज्ञानेंद्रपति हैं। क्या? ज्ञानेंद्रपति हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर में कि 100 अजान एक सुजान। क्या? 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। कौन? बाल कृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या है कि बोलने से ही, क्या बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बेन जॉनसन ने या मार्क जॉनसन ने या नील जॉनसन ने या लिन जॉनसन ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन ने कहे थे। कौन कहे थे? बेन जॉनसन ने कहे थे और यह बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है। उसके बाद अगला क्या है कि बिस्नी कौन है? तो बिस्नी जो है मानक की माँ है। कौन? मानक की माँ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिस्नी जो है मानक की माँ है और मानक जो कौन है? मानक एक सिपाही है। उसके बाद छठा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो लेखक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा क्या होगा? लेखिका होगा। क्या? लेखिका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, लेखक का स्त्रीलिंग होता है लेखिका। उसके बाद अगला है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो अभिनेता शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है अभिनेत्री होता है। क्या? अभिनेत्री। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को धारण करने के लिए, क्या पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द है, जो पृथ्वी को धारण करता है उसे कहते हैं आकाश पिंड। क्या? आकाश पिंड। उसके बाद अगला है कि मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द है। तो मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द जो होता है क्या होता है? मृग नयनी। क्या? मृग नयनी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, मृग नयनी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि अज्ञेय। क्या? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्या? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि मुक्ति बोध। क्या? मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्ति बोध का जो पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या? गजानंद माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या है कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ वह क्या कहलाता? तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको क्या कहते हैं? तो यह क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिसका जन्म बाद में होता है उसे कहते हैं अनुज। क्या कहते हैं? अनुज। उसके बाद 13 नंबर हमारे पास प्रश्न दिया गया है। 13 नंबर में क्या है कि निम्न में शुद्ध शब्द है। तो निम्न में शुद्ध शब्द है, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए प्रश्न, ई तो गलत शब्द है लिखा। उसके बाद क्या स्वर्ग, स्वर्ग क्या सही, पुस्तक भी गलत लिखाया हुआ है, अंधेरा भी गलत लिखाया हुआ है। तो इसमें कौन हो जाएगा? यहाँ पे स्वर्ग जो है क्या शुद्ध शब्द है। उसके बाद क्या है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में जो शुद्ध शब्द है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। यही जो है क्या वाल्मीकि का शुद्ध लिखा हुआ है, क्या यही है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे कहते हैं। तो जिससे किसी बात के ना होने का बोध होता है ना उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक। क्या कहते हैं? निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आपसे बस एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न हमारे एग्जाम में आता है और इससे 100% गारंटी है कि 10 से 15 क्वेश्चन तो अवश्य आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? मतलब आप देख सकते हैं कि शुद्ध शब्द कितना पूछा जाता है। पहला क्या है? प्रधानाचार्य। उसका दूसरा क्या है? प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य। उसके बाद क्या है? प्रधानाचार्य। उसके बाद क्या है? प्रधानाचार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए प्रधानाचार्य, यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो निम्न में से जो शुद्ध शब्द है, मतलब इसमें आप देखिए इस सब में से सभी में प्रियदर्शी लिखा हुआ है। क्या? प्रियदर्शी। लेकिन सबसे शुद्ध जो हो क्या है? तो प्रियदर्शी जो है सबसे शुद्ध होगा, इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी हमारे पास है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इस सब में देखिए क्या कॉमन है, सभी में विकल्प लिखा हुआ है, लेकिन विकल्प कौन सही है? तो विकल्प जो सही है क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? तो किसी काम में दखल देना कहलाता है हस्तक्षेप। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो जो जानने का इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। क्या? जिज्ञासु कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है? तो जो वन में चरता है उसे वंशर कहा जाता है। क्या? वंशर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है कि गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? तो गुण दोष जो विवेचक होता है क्या कहलाता है? आलोचना कहलाता है। क्या? आलोचक कहलाता है। गुण दोष जो विवेचक होता है क्या कहलाता है? आलोचक। क्या कहलाता है? आलोचक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23 नंबर क्या प्रश्न है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? मतलब हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था 1911 में। उसके बाद क्या है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था, क्या नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में। क्या? 1927 ईस्वी में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो निम्न में से प्रेम के पीर के कवि जो मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? जायसी जी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेम के पीर के जो कवि हैं कौन है? प्रेम के पीर के जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी। उसके बाद क्या है कि निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता था। उसके बाद क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नजर में बाल कृष्ण भट्ट जो थे साहित्य के एडिशन थे। कौन थे? साहित्य के एडिशन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है क्या है कि निम्न में से
लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो लोकनायक जो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता था। किसको? जयप्रकाश नारायण को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से वज्रराज कुंवर कौन है? तो वज्रराज कुंवर भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। किसको? भगवान श्री कृष्ण को वज्रराज कुंवर कहा जाता है। उसका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर सागर के रचनाकार कौन है? तो इसका एक मात्र सिंपल तरीका है, यहाँ पे क्या लगा हुआ? सूर सागर। तो सूर सागर के रचयिता कौन होंगे? सूरदास। क्या? सूरदास। उसके बाद अगला प्रश्न है कि करबक में कौन बात पाई जाती है? तो करबक में बात जो पाई जाती है क्या किसका पाई जाती है? प्रेम की महिमा। क्या? करबक में प्रेम की महिमा की बात पाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या है? इंपोर्टेंट एकदम बहुत ही है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के जो गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के जो रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है क्या है? एक डायरी है। क्या? एक डायरी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से गद्य कविता कौन है? तो निम्न में से जो गद्य कविता है क्या है? हार जीत है। क्या? हार जीत जो है गद्य कविता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भूषण किस रस के महान कवि है? तो भूषण जो थे ने वीर रस के महान कवि थे। कौन? वीर रस के महान कवि थे भूषण। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि ओ सदानीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया? मतलब ओ सदा नीरा जो चैप्टर है उसमें किस नदी के बारे में चर्चा किया गया है? तो ओ सदा नीरा निबंध में गंडक नदी के बारे में चर्चा किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जायसी किस काल खंड के कवि हैं? तो जायसी जो है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं भक्ति काल के कवि हैं। कौन? भक्ति काल के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो संत तुलसीदास जी हैं कैसे कवि हैं, यही प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छायावादी कवि। क्या? छायावादी कवि। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? मतलब किस कहानी में गैंग्रीन का चर्चा किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोज। क्या? रोज कहानी में गैंग्रीन का चर्चा किया गया है। क्या? रोज कहानी में गैंग्रीन का चर्चा किया गया है। जो मालती के पति महेश्वर हैं वही एक डॉक्टर थे और गैंग्रीन नाम के बीमारी का इलाज करते थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धनारीश्वर। क्योंकि अर्धनारीश्वर में ही पुरुष और स्त्री के बारे में चर्चा किया गया है, कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है 42 नंबर कि जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है? तो जे कृष्णमूर्ति जो हैं उनकी रचना कैसी है? तो उनकी जो रचना है शिक्षा शास्त्र है। क्या? शिक्षा शास्त्र है। मतलब वो एजुकेशन के बारे में रचना किए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या है कि जूठन क्या है? तो जूठन जो है जूठन एक आत्मकथा है। क्या? जूठन एक आत्मकथा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों पर दिखना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अंधे की लकड़ी, क्या अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है? तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का जो अर्थ होता है एकमात्र सहारा होता है। क्या? एकमात्र सहारा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है, क्या है कि अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का जो अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। क्या? आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहाना करना। क्या? ऑप्शन नंबर ए, बहाना करना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 3 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? 3 होना मुहावरे का अर्थ जो है
तितर बितर होना। उसके बाद 49 नंबर में हमारे पास प्रश्न दिया गया है, क्या है कि हीरा, क्या हीरा शब्द कौन संज्ञा है? तो हीरा जो है क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? तो बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। क्या? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो गंगा का जो पर्यायवाची होता है मंदाकिनी होता है। क्या? मंदाकिनी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुंदर का पर्यायवाची क्या हुआ? तो सुंदर का जो पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए, सुंदर का पर्यायवाची होता है ललित। क्या? सुंदर का जो पर्यायवाची होता है ललित होता है। उसके बाद क्या है कि संवत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संवत शब्द का जो संधि विच्छेद होता है समधनवत होता है। क्या? समधनवत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि संवत का जो संधि विच्छेद होगा समधनवत होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नायक शब्द का जो संधि विच्छेद होगा नय धन अक। क्या? नय धन अक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, नय धन एक अक होगा नायक का संधि विच्छेद। उसके बाद अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि सभा शब्द क्या है? तो सभा जो है एक स्त्रीलिंग है। क्या? स्त्रीलिंग है। आत्मा शब्द क्या है? तो आत्मा भी क्या है? एक स्त्रीलिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग का मतलब वही होता है कि जो किसी शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें उपसर्ग, उपवन में जो उपसर्ग है, क्या? उपवन में उपसर्ग है। उसके बाद क्या है कि प्रतिनिधि। क्या? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि क्या है? प्रतिनिधि जो शब्द है उपसर्ग है, तो प्रतिनिधि में प्रति उपसर्ग है। क्या? प्रति उपसर्ग है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो टिकाऊ शब्द में जो प्रत्यय होगा आऊ होगा। क्या? आऊ। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्या है पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है, तो पढ़ाई शब्द में जो प्रत्यय है ऑप्शन नंबर ए आई प्रत्यय है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? तो आकाश का विलोम हम लोग जानते हैं पाताल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का विलोम हो जाएगा दंड। क्लास थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मेरे दोस्त सक्सेस का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, क्योंकि एग्जाम के बाद पछताने से अच्छा है कि पहले ही मेहनत कर लिया जाए। तो 63 नंबर का जो प्रश्न है हमारे पास कि धनहीन शब्द कौन समास है? तो सबसे पहले समास पहचानने का आपको एक ट्रिक बता दिए हैं कि कैसे समास को पहचानते हैं, उसको आप देख लीजिए। लेकिन हमारे पास यहाँ तत्काल में जो शब्द दिया गया है धनहीन, तो जो भी शब्द दिया हुआ है उसका आप विग्रह कीजिए। तो धनहीन कहने का मतलब धनहीन किसको कहते हैं? तो जो धन से हीन रहता है। तो विग्रह किए तो विभक्ति चिन्ह से आया, तो जब विभक्ति चिन्ह आता है विग्रह करने पर तो क्या होता है? तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। उसके बाद क्या है त्रिदेव शब्द कौन समास है? तो त्रिदेव शब्द जो है कौन समास है, इसमें सेलेक्ट करना। तो त्रिदेव शब्द को हम जैसे देखते हैं तो यहाँ पे आया क्या? त्रि। तो त्रि का मतलब हो गया तीन, और तीन एक संख्या है, तो संख्या जब आवे तो दिग्गु समास होता है। क्या? संख्या जब आवे तो दिग्गु समास होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अपमान शब्द का जो विशेषण होता है क्या होता है? अपमानित होता है। क्या? अपमानित। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रोमांच शब्द का जो विशेषण होता है क्या होता है? रोमांचित होता है। क्या? रोमांचित होता है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। क्या? सर्वनाम के होते हैं 6 भेद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? क्या? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वर्तमान काल के जो होते हैं 3 भेद होते हैं। क्या? 3 भेद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि प का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो प का जो उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ होता है। क्या? ओष्ठ। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि न का उच्चारण स्थान क्या है? तो न का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। क्या? तालु। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो शब्द जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है, तो जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। क्या? जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है
कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो यहाँ पे क्या है, आस्तिक लिखा हुआ है, नास्तिक गलत है, घृणा भी गलत लिखा हुआ है, पराजित भी गलत लिखा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आस्तिक जो लिखा हुआ है क्या है, शुद्ध शब्द है। उसके बाद क्या है, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ होता है। तो चुटकी लेना मुहावरे का जो अर्थ होता है हंसी उड़ाना। उसके बाद क्या है कि स्वदेश शब्द का विलोम है। विलोम क्या हुआ था, स्वदेश शब्द का जो विलोम होता है प्रदेश होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है क्या है कि कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है। तो सबसे पहले समास पहचानने का एक आपको सिंपल तरीका बताए हैं कि कोई भी शब्द रहे उसको आप क्या कीजिए कि विग्रह कीजिए। क्या, कोई शब्द रहे उसको विग्रह कीजिए और विग्रह कीजिए। जैसे कवि श्रेष्ठ, तो कवि श्रेष्ठ किसको कहते हैं, जो कवियों में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे में विभक्ति चिन्ह आया, तो जब विभक्ति चिन्ह आता है तो तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हताहत शब्द का संधि विच्छेद जो होगा हत धन आहत होगा। क्या, हत धन आहत। उसके बाद क्या है कि निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है। तो निराहार शब्द में जो उपसर्ग है क्या है, नीर उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी। क्या, निराहार में उपसर्ग है नीर। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि निराहार जो शब्द यहाँ पे दिया गया है, क्या निराहार जो शब्द दिया गया है, तो यहाँ पे क्या इसमें आहार, इसका जो मूल शब्द पहचानिए शुरू वाला छोड़कर। शुरू में हम इसको नी को हटा देते हैं, लेकिन इसमें एक शब्द छुपा हुआ आहार, तो निर्धन आहार हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद, इसमें उपसर्ग हो जाएगा नीर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है 78 नंबर प्रश्न है कि देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है। तो देश पर मर मिटने वाले लोग जो हैं कौन हो जाएगा पदबंध, इसमें संज्ञा पद बंद। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है। तो नया जो है क्या एक विशेषण है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो कुछ खा लो जो है अनिश्चित है, मतलब कोई निश्चित चीज के बारे में नहीं बता रहा। जब किसी निश्चित चीज का नाम निश्चित चीज का बोध नहीं होता तो उसे कहते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या है कि कौवा पेड़ पर बैठा है। तो जब क्या है कौवा पेड़ पर बैठा है, तो किस कारक का उदाहरण है। तो जब कोई किसी चीज के ऊपर बैठा हुआ रहता है, क्या किसी चीज के ऊपर बैठा रहता है, तो कौवा यहाँ पेड़ पे बैठा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अधिकरण कारक। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो नायक का जो स्त्रीलिंग होगा क्या होगा, नायिका होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या, ऑप्शन नंबर ए नायिका। उसके बाद क्या है कि कृपंता शब्द में कौन संज्ञा है। तो कृपंता जो है एक क्या है भाववाचक संज्ञा है। क्या, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 84 नंबर कि ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मतलब वैसा संज्ञा जिसके खंड जो होते हैं, टुकड़ा जो होते हैं सार्थक होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि ब का उच्चारण स्थान होगा। तब ब का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या, ओष्ठ होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर ओष्ठ। उसके बाद क्या है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो निम्न में से जो शुद्ध शब्द है क्या है, यहाँ पे क्या वाल्मीकि लिखा हुआ। उसके बाद क्या है अभिनेत्री गलत है, संविधान गलत है, साहित्य भी गलत है। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि। क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर वाल्मीकि। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है। बहुत ही आसान है, इसका हो जाएगा प्रिय होना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर, क्या है कि जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द है। जो अभिनय करता है उसे क्या कहा जाता है, अभिनेता। उसके बाद खंडन शब्द का विलोम क्या होगा। तो खंडन शब्द का जो विलोम होगा मंडन हो जाएगा। क्या, मंडन। उसके बाद 90 नंबर प्रश्न है हमारे पास, क्या है कि आजन्म शब्द में कौन सा समास है। तो आजन्म क्या बोले कि कोई भी शब्द रहे तो सबसे पहले उसको आप गौर कीजिए। आजन्म, तो आजन्म में क्या है आ उपसर्ग है, या जो है एक उपसर्ग। जब उपसर्ग लगा हुआ रहता है किसी शब्द में तो वो क्या होगा अवयवी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दुस्साहस शब्द का जो संधि विच्छेद होता है दुह धन साहस। क्या
क्या, दुह धन साहस और यह विसर्ग संधि है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, 92 नंबर का प्रश्न है कि दुर्बल शब्द का उपसर्ग है। तो दुर्बल शब्द का जो उपसर्ग है इसमें कौन सा उपसर्ग है, दुर उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में जो पदबंध के होते हैं 5 भेद होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पुराण शब्द का विशेषण जो होगा पौराणिक होगा। क्या, पौराणिक। और कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पुराण शब्द क्या है, पुराण शब्द का विशेषण पूछता है। तो इसका जो विशेषण हो जाता है क्या होता है, पुराण शब्द का विशेषण हो जाता है पौराणिक। क्या हो जाता है, पौराणिक, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है। तो कारक हमसे पूछा, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिए, हे भगवान। तो यहाँ पे हे से कुछ आद आपको आया। तो हे जो क्या है, संबोधन है, क्योंकि संबोधन में नहीं कहते हे, अहो, अरे, इस तरह का जो शब्द आता है क्या होता है, संबोधन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संबोधन। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सभा शब्द क्या है। तो सभा जो है क्या, एक स्त्रीलिंग है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है 97 नंबर, क्या है कि भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा। तो भारतवर्ष किसी एक खास देश या स्थान के या व्यक्ति के बारे में बोले तो उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक। मतलब खास बोल रहा है पर्सनल कि भारतवर्ष, तो भारतवर्ष क्या एक ही है तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। उसके बाद क्या है कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है। तो बादल घिरे और मयूर नाचने लगे जो, ये क्या है, संयुक्त वाक्य। क्या, संयुक्त वाक्य। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या है कि जिसने यश प्राप्त किया के लिए एक शब्द है। तो जिसने यश प्राप्त, मतलब जो यश प्राप्त करता है उसे यशस्वी कहा जाता है। क्या, यशस्वी कहा जाता है। उसके बाद 100 नंबर का प्रश्न और लास्ट प्रश्न हमारे पास है कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है। तो दिल छोटा करना मुहावरे का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, हतोत्साहित होना। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।